उधर शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों के खिलाफ सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं होता। सीबीआई ने साजिश की बात करते हुए तमाम चीजें यहां पर पेश की, लेकिन साजिश रचने की कोशिश के तौर पर इसे देखा गया, लेकिन उनका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। बरी होने के बाद कोर्ट से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया। आज यह साबित हो गया कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। वहीं कोर्ट के फैसले पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें एक बार फिर गर्व हो रहा है अपने संविधान पर और BR अंबेडकर पर, जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया। सच की फिर से जीत हुई है। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। आज एक बार फिर गर्व। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी की पत्नी अस्पताल में थी, वो समय याद करिए जो संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता का हाल था जब उनके परिवार को, जब संजय सिंह को जेल में डाला गया था। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार नेता है। और आज कोर्ट के ऑर्डर ने साबित कर दिया है कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं। इस फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी। सब लोग समझदार लोग हैं। अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो, एसीबी में केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में केस हो। तो क्या करती है ईडी? ईडी कहती है भाई कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फर्जी केस लगा करके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, हमारे सांसद को उठा करके जेल में डाला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। बड़े इल्जामात लगाए केंद्र सरकार ने
और जिस प्रकार से 1.5 साल अंदर रखा, सुना तो जाता है कि गरीब जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में ही 1.5 साल बाद जमानत मिलती है। मर्डर जैसे केस जो होते हैं, तो मेरे को लगता है कि सब लोग 6 महीने 8 महीने साल सवा साल अंदर लगा कर आए, उसके बाद जमानतें हुई। और अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर काहे को रखा। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने घर से पार्टी कार्यालय के लिए निकलते समय अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए नजर आए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में बरी कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर के लोगों ने जिन्होंने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं कि किस तरह पिछले 4 साल से ईडी, सीबीआई और सारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर शराब घोटाला नामक एक आरोप लगाया गया। सीबीआई, ईडी ने उसमें चार्जशीट दाखिल की। आज कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में कहा है कि इतने भी सबूत नहीं हैं कि इसमें मुकदमा भी चलाया जा सके। कोर्ट का कहना है कि इतना गलत फर्जी केस है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने और क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने रचा। उन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। वकीलों ने हमारा साथ दिया और उन सारे देश भर के लोगों का जिन्होंने पिछले 4 साल से जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, इतने कठिन समय में हम लोगों का साथ दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अलग ही अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने एयरफोर्स की ड्रेसअप में वायुसेना स्टेशन का रुख किया। खास बात यह रही कि वो स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरती हुई भी नजर आई। द्रौपदी मुर्मू सह पायलट के रूप में उड़ान भरती हुई दिखाई दी। 25 मिनट तक राष्ट्रपति ने हेलीकॉप्टर प्रचंड में हवाई यात्रा की। जैसलमेर पहुंचकर राष्ट्रपति ने मोमेंटो भेंट कर, आपको बता दें कि उनका स्वागत भी किया गया। हेलीकॉप्टर के कैप्टन को सम्मानित भी यहां पर राष्ट्रपति ने किया। तो सोनार दुर्ग के ऊपर से देश के नाम संदेश देती हुई वो नजर आई। जवानों का हौसला अफजाई भी उन्होंने किया, वायुसेना की मजबूती की तारीफ की। कुछ समय फोटो सेशन में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन के अतिथि कक्ष में पहुंची। एयरफोर्स के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति एयरफोर्स अधिकारियों से संवाद करती हुई नजर आई। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने के लिए निकल पड़ी। द्रौपदी मुर्मू को पायलट बनने वाली देश की पहली राष्ट्रपति वो बन गई हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठकर फायरिंग रेंज का हवाई जायजा भी लिया। उधर होली का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, लोगों में इसको लेकर उमंग भी बढ़ती जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली के मौके पर राज्य कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी, सफाई कर्मी आदि सभी कर्मियों का वेतन होली से पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही ये भी कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं होली के अवकाश को लेकर भी सीएम योगी ने ऐलान किया है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों को 3 मार्च 2026 को छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा राज्य में होली का अवकाश 2, 3 और 4 मार्च रहेगा, लेकिन 28 फरवरी यानी कि शनिवार को कार्य दिवस रहेगा। त्यौहार के दौरान काम और छुट्टी के बीच बैलेंस बनाने के लिए सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में एक विशेष बदलाव किया है। 28 फरवरी 2026 को
प्रदेश में वर्किंग डे घोषित किया गया है। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में हाल के दशकों में बिना किसी गलती के सबसे बेहतर चुनाव रहे हैं। सीईसी ने कहा कि तमिलनाडु इलेक्शन में रिकॉर्ड बनाएगा और बिहार से बहुत बेहतर होगा। उन्होंने राज्य के सभी वोटरों से आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया है। इसके बाद वर्तमान में यहाँ 5,67,00,000 वोटर हैं। यहाँ 75,000 पोलिंग स्टेशन होंगे, जिनमें से 44,000 ग्रामीण इलाकों में होंगे। ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए हर पोलिंग बूथ पर 100% वेबकास्टिंग भी होगी। उधर बिहार के सरकारी टीचर्स के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षकों के प्रमोशन, वेतन भुगतान और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इससे राज्य के लाखों शिक्षक और प्रिंसिपल्स को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के खत्म होने के बाद शिक्षकों की प्रमोशन प्रोसेस कर दी जाएगी। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार के मुताबिक प्रमोशन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इसके लिए सेवा अवधि, योग्यता और विभागीय नियमों को आधार बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने प्रमोशन से जुड़े नियमों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। शिक्षा विभाग की तैयारी के मुताबिक अप्रैल 2026 से शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में प्राइमरी और मीडियम लेवल के टीचर्स को शामिल किया जाएगा। इसके बाद बाकी कैटेगरी के शिक्षकों को भी प्रमोशन दिया जाएगा। सरकार शिक्षकों के तबादले को लेकर भी नई नियमावली तैयार कर रही है। नई नीति के तहत जून 2026 से बड़े स्तर पर तबादले किए जाएंगे। इससे दूर दराज के इलाकों में तैनात शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। उधर चंडीगढ़ में एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी मिलने से स्कूलों में हड़कंप मच गया है। चंडीगढ़ सेक्टर 38 स्थित विवेक हाई स्कूल को पहले ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया। एहतियातन विद्यार्थियों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धमकी की सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पूरे स्कूल परिसर को खाली करवाकर हर कक्षा, कार्यालय, लैब और सार्वजनिक स्थान की गहन तलाशी ली गई। प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के एक बड़े हिस्से में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दोपहर करीब 1:22 पर आए भूकंप ने लोगों के बीच भारी दहशत पैदा कर दी। ऊंची इमारतों और दफ्तरों में काम कर रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश बांग्लादेश का खुलना जिला था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे 5.3 बताया है। भूकंप का केंद्र बंगाल के टाकी से मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, जिसके कारण सीमावर्ती इलाकों और कोलकाता में झटके काफ़ी तीव्र महसूस किए गए। कुछ सेकंड तक चली इस हलचल से शहर के कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकानों और बाजारों में लोग सामान छोड़कर खुले स्थानों की ओर भागे। कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, झाड़ग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिलों में भी जोरदार कंपन महसूस किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।